हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री के पहले पार्ट सोलिड स्टेट को पढ़ लिया था। अब कई बच्चों ने पढ़ा नहीं था या जो लेट ड्यूरेशन के कारण पूरे पार्ट में एक बार रिवाइज करते हैं ताकि उनको फायदा मिल सके। तो सोलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था कि पदार्थ जो होता है, कोई पदार्थ, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो यहाँ हम केवल ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं। यानी कि ठोस अवस्था क्या होगी कि किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंदर उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत बहुत पास पास होते हैं, और पास पास होते हैं तो उनके मध्य जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है। यानी कि उनके अवयवी कण जो होते हैं, भाग लेने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच इंटरेक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो क्या कहेंगे? ठोस अवस्था की पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंदर अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है और वो बहुत ही क्लोज पैक होते हैं, तो वो ठोस अवस्था कहलाती है। अब ठोस अवस्था की क्या क्या गुण है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट की क्या क्या गुण होते हैं कि ठोस जो होता है उसका आयतन, आकार फिक्स होता है। आयतन और आकार निश्चित होता है। दूसरा, जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वो द्रव और गैस की बजाय बहुत ही अधिक होता है, बहुत ज्यादा क्लोज पैक होते हैं। जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। गैस होते हैं उनके कणों को फोर्स लगा के संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन ये कैसे होते हैं? असंपीड़ित होते हैं। और बहुत सारे गुण हैं कि इनके आते जो अवयवी कण होते हैं उनके बाद बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है, बहुत ही पास पास होते हैं, वो हो जाएंगे। तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज होती है। आगे बढ़ते हैं इसके वर्गीकरण। कितने भागों में इसे डिवाइड किया गया है? ठोस अवस्था के प्रकार या ठोस के प्रकार, इसका क्या ठोस ही लिखेंगे केवल, सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस के प्रकार मेन रूप से दो प्रकार के सॉलिड होते हैं, एक तो क्रिस्टलीन और एक अमोर्फस। क्रिस्टलीन और एक्रिस्टलीन दो तरह के सॉलिड होते हैं। अब क्रिस्टलीन क्या होंगे और एक्रिस्टलीन क्या होंगे कि वे ठोस जिनमें जो अवयवी कण, जो मॉलिक्यूल्स इसमें भाग ले रहे हैं, उनका एक निश्चित पैटर्न होता है कि जैसे मान लीजिए पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से रेगुलर पैटर्न आता है कि अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न आता है, वो क्रिस्टलीन होता है। और ये जो नियमित पैटर्न होता है अवयवी कणों का, रेगुलर पैटर्न, ये पैटर्न लंबी दूरी तक होता है। ऐसा नहीं कि 2-4 दूरी बाद ही पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो बहुत दूर तक होता है। तो या फिर कह सकते हैं कि जो नियमित अवयवी कणों की जो पैटर्न होता है वो दीर्घपरासी, लंबी दूरी तक, वो क्रिस्टलीय होते हैं। जैसे यहाँ कौन से होंगे? क्रिस्टलीन ठोस, वे ठोस जिनके अंदर अवयवी कणों का नियमित पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न लंबी दूरी तक होता है, कि दीर्घपरासी होते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है वो विषम देशी होती है, यानी कि इनके जो भौतिक गुणधर्म है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। अलग अलग होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए इस दिशा में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का रेगुलर पैटर्न। इस दिशा में देखें पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सभी के सभी कौन से आ रहे? पॉजिटिव आएगा। इधर
पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आयन आते हैं, क्योंकि इसके कारण की जो भौतिक गुणधर्म है वो चेंज हो जाते हैं, और चेंज हो जाते हैं तो कैसे होते हैं विषमदेशी। विषमदेशी मतलब अलग अलग दिशाओं के अंदर भौतिक गुणधर्म अलग अलग आते हैं, वो विषमदेशी की प्रकृति होती है, और इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। अब अक्रिस्टलीय इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। अक्रिस्टलीय क्या होगा कि अवयवी कणों का जो रेगुलर पैटर्न है या एनिमल पैटर्न होगा, या होगा भी तो पैटर्न थोड़ी दूरी तक ही होगा, ऐसा नहीं कि बहुत दूरी तक वो रेगुलर पैटर्न चलेगा, तो एनिमल पैटर्न होगा। और यदि रेगुलर पैटर्न मिल भी गया तो कैसा होगा, वो लघु परासी व्यवस्था होगी। जैसे एक पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर रेगुलर कोण आ गया, पॉजिटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए, फिर नेगेटिव आ गया, यानी कि जैसे यहाँ से यहाँ तक चला था रेगुलर, फिर अननेगेटिव, यानी कि अवयवी कणों की जो नियमित पैटर्न है वो होगा थोड़ी दूर तक, तो लघु परासी इसके अंदर व्यवस्था है। इसके भौतिक गुणधर्म अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है वो समदैशिक होती है, सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुणधर्म समान होते हैं, तो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इन्हें आभासी ठोस कहते हैं। ये कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस, और ये कैसे होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। यदि दोनों में हम अंतर करते चले समझते जाएंगे और अंतर भी हो जाएगा। इनकी जो ज्यामिति होती है वो फिक्स होती है, इनकी ज्यामिति फिक्स नहीं होती। इनके मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित जैसे कि जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे तो ये अपने आप पिघलने लगते हैं, और ये फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, एक निश्चित ताप के ऊपर ये पिघलते हैं, लेकिन ये पहले ही क्या हो जाते हैं, नरम होने लग जाते हैं, तो ये आभासी ठोस होते हैं। इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अमोर्फस होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब अति शीतल द्रव, कि द्रव की तरह होते हैं, ठीक है, होता है अति शीतल। अति शीतल मतलब इनके अंदर द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन बहुत ही धीमा होता है। द्रव के समान बहने का गुण होता है लेकिन बहुत ही स्लो होता है। कि जो पुरानी इमारतें होती हैं उनके जो कांच होते हैं उनसे मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जब वो एक कांच होता है, वो कांच एक एक्रिस्टलीय ठोस है, और एक्रिस्टलीय ठोस है यानी कि जब ज्यादा समय हो गया तो उसके कारण जो कांच है वो धीरे धीरे बह के नीचे आता है, नीचे कांच मोटे होते हैं। इसी कारण पुरानी इमारतों में जो कांच होते हैं नीचे से मोटे होते हैं। पूछा भी जाता है कांच को अति शीतल द्रव क्यों कहते हैं, क्योंकि कांच के अंदर एक एक्रिस्टलीय ठोस है जिसके अंदर द्रव के समान बहने का गुण पाया, लेकिन बहुत ही धीमा होता है। तो ये इसके अंदर अंतर भी हो जाएंगे और इन्हें समझ भी लेंगे। अब उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों को पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय मुख्य रूप से ठोस कौन होते हैं, वास्तविक ठोस कौन होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो उन्हें मुख्य रूप से पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आणविक ठोस, एक आयनिक ठोस, एक धात्विक ठोस, और एक होते हैं सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोस, अब इनके अंदर जो वर्गीकरण किया है, वो वर्गीकरण मुख्य रूप से किया है इनके अवयवी कणों के आधार पर। इनके अंदर जो भाग लेने वाले कण हैं वो आयन है कि अणु है कि परमाणु है, या उनके बाद इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है कम, उस तरह से इन्हें डिवाइड किया गया है। तो आणविक ठोस, आणविक ठोस कौन होंगे कि जिनके अंदर अवयवी कण अणु होते हैं। आयनिक ठोस जिनके अंदर अवयवी कण आयन होते हैं। धात्विक ठोस जिनमें अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं। और सहसंयोजक कौन से होंगे कि जिनमें अवयवी कण परमाणु वो।
अब आणविक ठोस की कौन से आणविक ठोस की बेटा ठोस इसका अभिकरण अणु पाए जाते हैं, आणविक ठोस होते हैं। आणविक ठोस होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर अध्रुवीय कि वह ठोस जिनकी डायपोल मोमेंटम 0 रहता है, अध्रुवीय ठोस होते हैं। अध्रुवीय ठोस के अंदर आते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, जितने बाकी गैस होते हैं, नियोन हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। इनके अंदर क्या होगा, जो एडोबी ठोस होते हैं इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, वो जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं, होते ही मतलब बहुत ही कम होते हैं, ज्यादा ये रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस अवस्था के अंदर ही पाए जाते हैं। इनके मध्य जो अंतराणिक आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बल। दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं और रूम टेम्परेचर के ऊपर ही गैस अवस्था के अंदर ही होते हैं मुख्य रूप से। पोलर होते हैं, इनके अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, ये भी रूम टेम्परेचर के ऊपर तो गैस अवस्था के अंदर ही होते हैं, लेकिन इनके बजाय इनका जो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें थोड़ा दुर्बल बल है, इनकी बजाय में थोड़ा प्रबल बल पाया जाता है। एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन से होते हैं, जिनके अंदर अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक वितरणी परमाणु के साथ में, जैसे Cl के साथ डॉटेड लाइन से जुड़ जाता है, तो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। एग्जांपल ले सकते हैं, तो जो पोलर होते हैं वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। पोलर का एग्जांपल ले जाए HCl ले लिया, NH3 ले लिया, इसी तरह HCl हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, जैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन वाले पोलर और नॉन पोलर ये होते हैं आणविक ठोस, इसके अंदर अभिकरण अणु पाए जाते हैं। ये अणु नॉन पोलर के अंदर अणुओं के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बल, पोलर में द्विध्रुव आकर्षण बल, इसकी वजह थोड़ा प्रबल होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध अपने ज्यादा वितरणी परमाणु के साथ डॉटेड लाइन से जुड़ा होता है, तो तारे हो जाएंगे आणविक ठोस। ये होते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जिनके अंदर अभिकरण आयन होते हैं। आयन के अंदर जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इनके जो आयन होते हैं वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे NaCl के अंदर Na+ है और Cl- है, दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। ये जो होते हैं, ये इनके जो गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, हाई होते हैं, और यदि इनकी हम चालकता की बात करें तो ठोस अवस्था के अंदर तो ये विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था और जलीय विलयन में सुचालक। जो आयनिक ठोस होते हैं वो उनकी जो चालकता होती है ठोस अवस्था में कुचालक, लेकिन गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस में कुचालक क्यों और गलित या जलीय विलयन में सुचालक क्यों, कि गलित या जलीय विलयन के अंदर उसके आयन फ्री हो जाते हैं, जैसे NaCl था तो वो जलीय विलयन में गलित अवस्था में Na+ और Cl- के अंदर टूट जाता है, क्योंकि विद्युत का चालन क्या होगा, या तो फ्री आयन हो या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही गलित अवस्था होगी या जलीय विलयन होगा तो उसके अंदर आयन फ्री हो जाते हैं, इस कारण विद्युत का चालन करने लग जाते हैं, तो यह आयनिक ठोस होते हैं। एक होते हैं धात्विक ठोस, जिनके अंदर अभिकरण धातु परमाणु होते हैं, और धात्विक जो परमाणु होते हैं उन धात्विक परमाणुओं के बीच धात्विक बंध पाया जाता है, और जितने ज्यादा उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, धात्विक जो परमाणु होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जितने ज्यादा इसके अंदर एवरेज इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा उसके अंदर जो धात्विक बंध बनेंगे वो प्रबल बनते जाएंगे। ये अधिक कठोर होते हैं, अधिक कठोर के साथ साथ इनकी जो प्रकृति होती है इनके अंदर आघात वर्धनीयता, तन्यता, इनका गुण भी पाया जाता है। आघात वर्धनीयता इनकी से कूद करके चालक के समान बनाया जा सकता है। तन्यता इनकी से एक लंबे तार के रूप में भी खींचा जा सकता है, इस तरह की इसके अंदर प्रकृति पाई जाती है। तो कठोर होते हैं, आघात वर्धनीयता, तन्यता का गुण पाया जाता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए विद्युत के सुचालक, चाहे ठोस अवस्था हो चाहे गलित अवस्था हो, सभी अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, तो सभी में चालन करते धात्विक ठोस होते हैं। धात्विक बंध पाए जाते हैं। धात्विक बंध प्रबल कब बढ़ेंगे, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे,
जितने ज्यादा में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा धात्विक बंध प्रबल बनते हैं। सहसंयोजक कोष अभिविकर्ण परमाणु, अभिविकर्ण परमाणु होंगे तो परमाणु के मध्य जो बंध, अब परमाणु है तो परमाणु, एक परमाणु ये दूसरा, दोनों के अंदर क्या होता है सहसंयोजक बंध पाया जाता है। परमाणु जो होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाते हैं तो सहसंयोजक बंध होता है। ये जो होते हैं ये अधिक कठोर होते हैं, कह सकते हैं तरह के भंगुर प्रकृति के होते हैं, वो ज्यादा कठोर होते हैं। जैसे डायमंड, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है, लेकिन इनका एक अपवाद भी है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है। और यदि चालकता की बात की जाए तो विद्युत के कैसे होंगे कुचालक, विद्युत का साथ चालन नहीं करेंगे, ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना फ्री आयन है, परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंद बना है। अपवाद है ग्रेफाइट, कि ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट भी होता है और विद्युत का सुचालक भी। सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट की जो परतें होती हैं उनके मध्य दुर्बल वाटर मास बंध पाए जाते हैं, और जब वो परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं तो बंध टूट जाते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट होता है। विद्युत का चालन क्यों करता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन परमाणु जो होता है वो 3 कार्बन परमाणुओं से बंधा है, और एक कार्बन के भाइटल कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। अब एक का साझा, 2 का साझा, 3 का साझा कर दिया तो एक कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत का चालन करेगा। इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु के ऊपर sp2 संख्या होता है। तो ये सब इसका वर्गीकरण है। तो सारे के सारे 4 प्रकार हो गए क्रिस्टल के। अगर निविड़ संकुलित संरचनाएं, निविड़ संकुलित संरचनाएं क्या होगी कि ठोस के जो कण है, अभी कण जिसमें भाग ले रहे, परमाणु है, अणु है, आयन, उन्हें को हमें छोटे गोलों के रूप में मान ले, जो छोटे गोलों के रूप में है। अब ये जो छोटे गोले होते हैं ये आपस में बहुत अधिक आसपास पैक रहते हैं, स्पर्श करते हुए आपस में पैक रहते हैं। तो ये जो व्यवस्था होती है ये कहलाती है निविड़ संकुलित संरचना, यानी कि जो ठोस के अभिविकर्ण होते हैं उनके पास स्पर्श आने से या जुड़ जाने से, पास आने से जो संरचना बढ़ती है वो निविड़ संकुलित संरचना कहलाती है। अब ये निविड़ संकुलित संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि क्लोज पैक होकर वो किसी पंक्ति के अंदर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, या इसके ऊपर इसी तरह की पंक्तियां और भी आ सकती है। तो इनकी जो क्लोज पैकिंग होती है वो 3 तरह से हो सकती है। तो होती है एक विमीय निविड़ संकुलन, एक विमीय निविड़ संकुलन यानी कि जो अवयवी कण है वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए केवल एक ही पंक्ति के अंदर जुड़े रहते हैं, तो कहलाता है एक विमीय निविड़ संकुलन। इस एक विमीय निविड़ संकुलन की उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या जो होती है वो 2। उपसहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या क्या होती है कि जो ठोस का कोई भी एक अवयवी कण आपस में कितने कणों से स्पर्श कर रहा है वो उसकी उपसहसंयोजन संख्या है, समन्वय संख्या है। जैसे एक कण इससे स्पर्श कर रहा है, इधर इससे स्पर्श कर रहा है, कितने कणों से स्पर्श कर रहा है 2 से, इसलिए समन्वय संख्या उपसहसंयोजन संख्या 2। तो ये हो गया एक विमीय। दूसरा होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब द्विविमीय निविड़ संकुलन जो है 2 प्रकार से हो सकता है, क्योंकि द्विविमीय में क्या होगा कि एक विमीय की जो परतें हैं वो आपस में एक दूसरे से स्पर्श रहेंगी। जैसे एक विमीय की परत इसी तरह की एक परत यहाँ रख दी जाए, एक परत यहाँ रख दी जाए, तो इस तरह से द्विविमीय संरचना बन जाएगी, इधर एक द्विविमीय हो जाएगी। अब द्विविमीय के अंदर एक विमीय एक परत है, इसी तरह की दूसरी एक विमीय परत रखें, तो इस प्रकार रखें, या तो इसी परत के गोलों की स्थिति में रखें या इसकी जो खांचे हैं इनके अंदर, तो 2 प्रकार से इन्हें रख सकते हैं। जब इन गोलों की स्थिति में रखेंगे तब तो वर्गाकार संरचना बनेगी, और इन खांचों में रखेंगे तब षटकोणीय संरचना बनेगी। तो इनकी द्विविमीय निविड़ संकुलन 2 प्रकार से होता है, एक तो वर्गाकार
द्विविमीय निबिड़ संकुलन। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर एक विमीय जो परतें होती हैं उस प्रकार रखें, एक विमीय जो परतें होती हैं उनको आपस में इस प्रकार स्पर्श करते हुए रखेंगे कि सभी परतों के जो गोले हैं वो एक छेद के अंदर है। जैसे यहाँ ठीक है, तो बनेगी ये वर्गाकार निबिड़ संकुलन। देखो बना के देखें, जैसे ये कण, अब ये कण इससे स्पर्श कर रहा है, इस कण से, इधर इससे, इधर इससे और इधर इससे, अब चारों को मिला दें तो क्या बना है, वर्ग बना है। तो ये वर्गाकार निबिड़ संकुलन। इस वर्गाकार निबिड़ संकुलन, वर्गाकार निबिड़ संकुलन है कि यदि समन्वय संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी, 4। कितने कण से स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 और 4। सेकंड है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होगा कि जिसके अंदर एक विमीय की जो परत है उसके गोलों के यदि खांचों के अंदर दूसरी परत के गोले आए तो षटकोणीय बने। जैसे गोले यहां रखे जाए खांचों के, इनके अंदर रखें, तो षटकोणीय। देखो बना है, इनकी जो समन्वय संख्या होगी वो बतानी है तुम्हें। देखिए जैसे यहाँ एक इसको देखें, ये कण इससे स्पर्श कर रहा है, इधर इससे, इधर इससे, इससे, इससे और इससे, अब सभी को मिला दें। इस तरह की संरचना बनी, षटकोणीय संरचना बनी। एक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, 6 कणों की, तो 6 कणों को स्पर्श कर रहा है तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। षटकोणीय संरचना बनी, इसलिए षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय हो गया, द्विविमीय हो गया, उसके बाद आता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होगा कि हमें दोनों तरह के, जो वर्गाकार है तो दूसरा षटकोणीय है, दोनों तरह के बढ़ेंगे। वर्गाकार के अंदर वर्गाकार जो है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, उससे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना। तो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों पे एक के ऊपर एक इस प्रकार रखेंगे। जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो उससे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बढ़ेगी। यानी कि वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, तो इससे किस तरह की संरचना बनेगी, घनीय संरचना बनेगी। भाई इसके ऊपर और परतें रखते जा रहे हैं, इस तरह से इस पर ऊपर परतें रखते जाएंगे तो तीनों विमाओं के अंदर, इधर भी और इधर, सभी के अंदर जो गोले आएंगे वो सारे के सारे एक ही सीध में आएंगे। एक ही सीध में आएंगे तो उसके अंदर सभी सीध के अंदर जो गोलों समान संरचना अंदर आते हैं, उससे घनीय संरचना बढ़ती है। या फिर कह सकते हैं कि सरल घनीय निबिड़ संकुलन होता है, जिसे हम एससीसी कहते हैं। और एससीसी के अंदर जो अक्षर संख्या होगी उसकी संख्या 6 हो जाएगी, क्योंकि 4 तो यहाँ संपर्क कर रहे हैं, और थोड़े संपर्क में आएंगे तो इकण 2 से और संपर्क में आ रहे हैं, तो 6 समन्वय संख्या इसकी हो जाएगी। एक इसकी संकुलन क्षमता आएगी वो 52.4% है। संकुलन क्षमता क्या होती है, जिसके अंदर कि ये अभिविकर्ण होते हैं जितना स्थान घेर चुका है, जितना स्थान घेर लिया वो उसकी संकुलन क्षमता होती है। तो केवल 52.4% स्थान घेरते हैं, बाकी क्या होता है इसमें गैप रहता है, रिक्त स्थान रह जाता है, तो वो हो गई। अब जो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन है उससे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना। तो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन के ऊपर इसके ऊपर एक दूसरी परत रखेंगे, इसके ऊपर एक और परत रखी जाएगी, तो हम कह सकते हैं षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना। तो इसके ऊपर जो दूसरी परत रखेंगे इस तरह रखेंगे, इस तरह से। तो इस तरह जब पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखी जाएगी तो 2 प्रकार की गैप बनेगी, रिक्तियां बनेगी। 2 प्रकार की रिक्तियां बनेगी, एक तो होती है टेट्राहेड्रल
और होगी ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल क्या होगी, जिसके अंदर एक परत के 3 गोले और दूसरी परत का 1 गोला, मतलब टोटल 2 परतों के 4 गोले आपस में संपर्क करें। जैसे मान लीजिए पहली परत के 3 गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं और ऊपर एक परत का ये चौथा, ये 4 गोले समझ, इनके बीच के अंदर ये जो गैप बच रहा है, ये जो रिक्ति है, ये रिक्ति कौन सी है, टेट्राहेड्रल। इसके अंदर देखो कहां बनी हुई है, ये और ये पहली परत का है, इसके ऊपर ये दूसरी परत को उड़ा रखा है, तो यहाँ जो रिक्ति बनी हुई है टेट्राहेड्रल। दूसरी तरह की रिक्ति बनेगी अष्टफलक की रिक्ति। अष्टफलक की रिक्ति में क्या होगा कि एक परत के 3 गोले और दूसरी परत रखी उसके भी 3 गोले, टोटल 6 गोले आपस में संपर्क में आएंगे इस तरह से। और इनके बीच में जो गैप बढ़ेगी, रिक्ति बढ़ेगी, वो ऑक्टाहेड्रल। तो 2 तरह की रिक्तियां बनी। अब इन जो रिक्तियों की संख्या होती है, चतुष्फलक की रिक्तियां जो टेट्राहेड्रल, उसकी संख्या होती है 2n और ऑक्टाहेड्रल की संख्या होती है n। n जो है अवयवी कणों की संख्या होती है, सॉलिड के अंदर कितने अवयवी कण है, तो जितने उसके अंदर अवयवी कण मानेंगे उससे दुगनी होंगी चतुष्फलक की रिक्तियां, उनकी संख्या भी बराबर होगी अष्टफलक की रिक्तियां। कि मान लीजिए विद्यालय के अंदर एक कण, तो एक कण माने तो टेट्राहेड्रल जो रिक्ति होगी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल कितनी हो जाएगी, 1 मान लीजिए। तो ये तो होगी जब पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखी जाती है, तो 2 तरह की रिक्तियां बनती है, चतुष्फलक की और अष्टफलक की, उनकी संख्या 2 है तो n होगी। अब दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखी जाएगी, पहली के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर तीसरी परत रखी जाएगी, तो जब दूसरी से तीसरी परत रखेंगे तो जो टेट्राहेड्रल रिक्ति है वो ढक जाती है, वो कवर हो जाएगी, ढक जाएगी। और इसमें क्या होगा, पहली और तीसरी परत के जो गोले हैं वो एक दूसरे की सीध में आएंगे, तो ऐसे कह सकते हैं पहली की दूसरी। तो तीसरी परत कैसे रखेंगे, तीसरी परत की गोली पहली परत की गोलों की सीध में आ जाए, तो फर्स्ट थर्ड तरह की संरचना बन जाएगी। वो जब इस तरह की संरचना बनेगी तो उसके अंदर क्या होगी, टेट्राहेड्रल जो रिक्तियां हैं वो ढक जाती है, तो चतुष्फलक की रिक्तियां ढक जाती है, और उससे जो जालक बनता है उसे कहते हैं HC, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सर्कुलर संरचना है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है और समन्वय संख्या जो होती है वो 12 होती है। ठीक है, अब चतुष्फलक की रिक्तियां कब ढक गई, जो दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत ऐसे रखी, पहली और तीसरी परत के गोले सीध में आ गए। अब अष्टफलक की रिक्तियों में ढकना, अष्टफलक की रिक्तियों जब ढकते हैं तो चौथी परत रखते हैं, और चौथी परत इस प्रकार रखते हैं कि पहली और चौथी परत के गोले में सीध में आए, पहली रखी फिर दूसरी रखी फिर तीसरी रखी, तो तीसरी परत जो रखी उनके गैप में रखेंगे, ना कि पहली परत की सीध में। उसके बाद जो चौथी परत रखी जाएगी वो पहली परत के गोलों की सीध में आएंगे, तो पहली और चौथी परत के गोले जब सीध में आएंगे तो उससे ऑक्टाहेड्रल जो रिक्तियां है वो ढक जाती है, और उससे जो संरचना बढ़ती है उसे CCP या FCC संरचना कहते हैं। CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। इसकी भी संकुलन क्षमता 74% और समन्वय संख्या 12 होती है। तो ये सब हो गया एक पीनियर, डीपी पीनियर और 3 पीनियर लिमिट सर्कुलर।